आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में मैं लेकर आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट की परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। यदि आप यूसेट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या शिक्षण से संबंधित किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप धैर्य के साथ इस टॉपिक को, इस वीडियो को अंत तक समझने और जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर प्रश्नों को हम बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन करना है। इफेक्टिवनेस इन टीचिंग। आप नीचे कारकों की सूची दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और फिर कूट से जवाब का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और एफ। ए है अध्यापक को विषय का ज्ञान, यानी टीचर को अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सी है अध्यापक का संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर, टीचर का जो कम्युनिकेशन स्किल है वह अच्छा होना चाहिए। और एफ है कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता, ये भी अच्छी होनी चाहिए। बाकी बी, उसके बाद डी और ई ये इम्पोर्टेंट यानी सकारात्मक कारक नहीं है शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने के लिए। इंग्लिश में भी इसे देख लेते हैं, तो ए, सी एंड डी है। ए यानी टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, टीचर को अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सी है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, टीचर का संप्रेषण स्किल कैसा है। और एफ है टीचर्स कंपिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शन। ये तीन इंपॉर्टेंट हैं पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के लिए। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं। यहाँ पूछा गया था, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। शिक्षण से संबंधित सहायक उपकरण होते हैं जैसे श्रव्य, दृश्य और कुछ श्रव्य और दृश्य होते हैं। कुछ केवल श्रव्य उपकरण होते हैं, कुछ केवल दृश्य उपकरण होते हैं, कुछ दृश्य भी और श्रव्य भी होते हैं जैसे टेलीविज़न है, मोबाइल है या प्रोजेक्टर है। इस प्रकार से कोई केवल श्रव्य होते हैं जैसे रेडियो, कोई केवल दृश्य होते हैं जिन पर आप केवल देख सकते, सुन नहीं सकते, किसी को आप सुन भी सकते, देख भी सकते, वो क्या है, सहायक उपकरण हैं। तो शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है इनमें से, ध्यान से विकल्पों को पढ़िए। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चारों सही लगने लगेंगे, लेकिन उपयोगिता के औचित्य का जो मूल आधार है इनमें वो है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। कि बच्चे ने सीखा क्या, आपके जो टीचिंग एड्स थे, सहायक उपकरण थे, उससे बच्चे को क्या फ़ायदा हुआ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ, तो ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। लर्निंग आउटकम, विद्यार्थियों को यदि लर्निंग आउटकम आ गए, जो आप पढ़ाना चाहते थे, जो आप बताना चाहते थे उस सहायक उपकरण के माध्यम से, यदि बच्चा उसे समझ गया, उसने वह हासिल कर लिया, तो आप वहाँ पे सक्सेस हो गए।
बाकी अटेंशन इन द क्लासरूम या इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क, ये भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि सहायक उपकरणों का चाहे श्रव्य हो, दृश्य हो या श्रव्य दृश्य दोनों हो, उनका मकसद होता है बच्चे के लर्निंग आउटकम को ज़्यादा हासिल करना, ताकि जो आप पढ़ाना चाहते थे, जो आप बताना चाहते थे, बच्चा उसे हासिल कर सके। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अभिकथन और तर्क। अभिकथन ए अर्थात एसेशन ए, तर्क आर अर्थात रीजन आर। इसको हल करने का मैं तरीका बता चुका हूँ, बार बार इस प्रकार के प्रश्न की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर पूछा गया है उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। ठीक है, जो हायर एजुकेशन है उसका मकसद स्टूडेंट में क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना है, आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। तो अभिकथन ए तो सही है। इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। ये भी हम मान सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में, किसी विद्यार्थी में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन करने की योग्यता डेवलप हो जाएगी तो वह कार्य स्थापन सुनिश्चित करने में भी बेस्ट होगा, यानी जॉब प्लेसमेंट में भी वो अच्छा कर सकता है। लेकिन तर्क आर अभिकथन ए की पुष्टि नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ऊपर पूछ रहा था उस शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है, केवल उसने इतना कहा। यहाँ पर उसने कहीं भी जॉब प्लेसमेंट या कार्य स्थापन सुनिश्चित होने की बात नहीं की अभिकथन ए में, इसलिए वह इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आपको कैसे पढ़ना है? उस शिक्षा की प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है, क्योंकि इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज एमोंग स्टूडेंट। ठीक है, रीजन आर है दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट। लेकिन ऊपर जॉब प्लेसमेंट का कहीं जिक्र नहीं है, तो वो उसको स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अनुभव आपको इनको हल करने से मिलेगा, इसलिए आप धैर्य के साथ देखिए। यहाँ पर मूल्यांकन की प्रणाली दी गई है और दूसरे तरफ उनसे संबंधित लाइन दी गई है, यानी कौन सी मूल्यांकन प्रणाली किससे संबंधित है, हमें मैच करना है कूट से। मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 यानी सेट 1 के मदों को सेट 2 के मदों के साथ सम्मिलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। सेट 1, सेट 2। रचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मानक और निकष संदर्भित परीक्षण। काफ़ी सरल है ये। यदि आपने रचनात्मक मूल्यांकन जिसे FA कहते हैं, संकलनात्मक मूल्यांकन जिसे SA कहते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, इन्हें पढ़ा है, समझा है तो आप इजीली कर देंगे इसको। इस पर वीडियो बनी है, 2 वीडियो मैंने बनाई है, टेलीग्राम पर दी है, आप उन्हें देख लीजिए। हमारा टेलीग्राम यूर सिलेक्शन श्योर नाम से, वहाँ मैंने बार बार इन्हें दिया है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ये वाला। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। ए का 4, रचनात्मक मूल्यांकन, प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं। रचनात्मक मूल्यांकन को कई जगह निर्माणात्मक मूल्यांकन भी लिखा होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। रचनात्मक अर्थात निर्माणात्मक, तो कई जगह रचनात्मक लिखा होगा, कई जगह निर्माणात्मक लिखा होगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। रचनात्मक मूल्यांकन अंग्रेजी में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, या कई जगह फॉर्मेटिव असेसमेंट भी लिखा होगा। तो रचनात्मक मूल्यांकन में प्रश्नोत्तरी होती हैं, बच्चे आपस में चर्चाएं करते हैं। ए का 4 एक ही जगह है, देखो इस वाले विकल्प में ए का 4 एक ही जगह है। यदि आपको केवल एक ही आता था
बाकी 3 आपको नहीं भी आते हैं तो आप विकल्प नंबर 1 को हिट कर सकते हैं, क्योंकि एक सही होने से आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो ए वाला विकल्प है इसमें, उसमें ऑप्शन 4 केवल एक ही जगह है यहाँ पर, तो इसी से आप पूरा प्रश्न हल कर सकते हैं। इसलिए कूट पर भी ध्यान देना चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय। बी का 3 संकलनात्मक मूल्यांकन अर्थात अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण, फाइनल लर्निंग आउटकम को ये कैटेगराइज करता है। जब बच्चा हाफ ईयरली एग्जाम देता है, फिर वार्षिक परीक्षा देता है, फिर अंत में उसे रिजल्ट मिलता है, तो ये फाइनल लर्निंग आउटकम को श्रेणीकरण करता है, उसके डिवीजन करता है, ग्रेड देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन तो सरल है, जो साल भर होता है, सतत मतलब साल भर होने वाला, तो इसका पहला हो जाएगा नियमितता के साथ संगनात्मक सह संगनात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना, जो हर महीने टेस्ट वगैरह बच्चों के होते हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो लगातार होता है, डिग्री कॉलेज में जैसे बीच बीच में असाइनमेंट होते हैं, इंटरनल परीक्षाएं होती हैं, फिर उसके बाद सेमेस्टर होता है, इस प्रकार से ये सतत और व्यापक मूल्यांकन साल भर चलता रहता है। और अंतिम हो जाएगा मानक और निकट संदर्भित परीक्षण, अर्थात किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इस ए में एक जगह 4 था, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सी में 1 एक ही जगह है, सी में 1। अगर आपको केवल सी का 1 आता था, जैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन में आपको केवल ये आता है, सी का 1 आता है, नियमितता के साथ संगनात्मक सह संगनात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना, तो आप इससे भी पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। सी का 1 केवल एक जगह है इसमें, पूरे के पूरे कूट में। इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि आप इसे थोड़ा सा और इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं अंग्रेजी में थोड़ा आसान होते हैं। तो सेट 1 को सेट 2 से मिलाने की कोशिश करते हैं। विकल्प नंबर 1 को देख लीजिए, ए का 4 फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, या कई जगह फॉर्मेटिव असेसमेंट भी लिखा होगा, इसका मतलब हुआ निर्माणात्मक मूल्यांकन, या इसी को कई जगह क्या लिखा होता है, रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक लिखा होगा या निर्माणात्मक लिखा होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसका मतलब क्विजेस एंड डिस्कशन, प्रश्नोत्तरी होगी, चर्चाएं होंगी। दूसरा समेटिव इवैल्यूएशन, अर्थात इसका मतलब हुआ संकलनात्मक मूल्यांकन, या कई जगह समेटिव असेसमेंट भी लिखा होगा। और इसका जो विकल्प है वो है ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम। जब फाइनल लर्निंग आउटकम आप किसी बच्चे के तैयार कर रहे होंगे तो उसमें ग्रेडिंग करते हैं आखिरी में। तीसरा है कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो साल भर होता है, CCE कहते हैं इसको शॉर्ट में, CCE। तो इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट विद रेगुलरिटी, जो लगातार कंटिन्यू होते हैं। और चौथा है नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, अर्थात टेस्ट एंड दियर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ए ग्रुप एंड सर्टेन यार्ड स्टिक्स। तो ये आप समझ लीजिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ध्यान दिला दूं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन, इन दोनों पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं मूल्यांकन से संबंधित, जो रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन है और संकलनात्मक मूल्यांकन है, दोनों पर वीडियो बनाई है डिटेल से। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर भी वीडियो बनाई है, उन्हें आप अवश्य देख लीजिए, वहाँ से प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है ज्यों का त्यों। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हल करने से आपको एक बेस मिल जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर देख लीजिए आप, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी। कोई शोधार्थी है, रिसर्चर है, जो मिड डे मील जो बच्चों को मिलता है, मध्याह्न भोजन योजना है जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को मिलता है। तो यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो वह रिसर्च यानी अनुसंधान अर्थात शोध की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी। ऐतिहासिक पद्धति, वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या कार्योत्तर पद्धति। तो कौन सी पद्धति उत्तम होगी? ऑप्शन नंबर 4 उत्तर होगा कार्योत्तर पद्धति, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड इसके लिए सर्वोत्तम होगी। इंग्लिश में भी हम यहाँ पर देख लेंगे इसको। ये है क्वेश्चन, ए रिसर्चर इंटेंड्स
to explore the effect of possible factor for the organization of effective midday meal intervention. Which research method will be most appropriate for this study? उत्तर होगा ex post facto method. इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए. ex post facto method, historical method, descriptive survey method, experimental method. एक्सपेरिमेंटल तो खैर साइंस में होता है, प्रयोगात्मक मेथड जहाँ पर आप प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में जब आप कर रहे होते हैं. तो इनको भी आपको समझना पड़ेगा. यदि भविष्य में आपको पीएचडी करनी है या आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आपको रिसर्च मेथडोलॉजी अवश्य पढ़नी चाहिए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर हल करते हैं. शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? शोध करने के लिए इनमें से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है जब आप रिसर्च कर रहे होंगे तब? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च? जो मैंडेटरी है तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च इनमें से कौन सा बहुत जरूरी है जिसे आप टाल नहीं सकते रिसर्च के दौरान शोध करने के लिए? वैसे सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन आरंभिक अनिवार्यता की बात कर रहा है. अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना या अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना. वैसे ये सभी चरण शोध में होते हैं लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है आरंभिक अनिवार्यता की. तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना. ठीक है. फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन. आपके पास कुछ क्वेश्चन होने चाहिए कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है, क्या उद्देश्य हैं आपके रिसर्च करने के. तभी तो आप रिसर्च करेंगे. जब आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठेगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, तभी आप शोध यानी अनुसंधान करने के लिए आ जाएंगे. तो फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन इसका उत्तर हो जाएगा. अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर. देख लीजिए अच्छे से. शोध प्रबंध लेखन का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है. शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है. शोध प्रबंध यानी थीसिस. पीएचडी जब आप करते हैं तो थीसिस लिखते हैं, शोध प्रबंध लिखते हैं. तो उसको लिखने का प्रारूप, उसका फॉर्मेट वही होता है जो निम्नलिखित में से होता है. इनमें से शोध पत्र या लेख तैयार करना, संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन, शोध के लघु शोध प्रबंध में या कार्यशाला सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना. आसान है काफ़ी. इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शोध के लघु शोध प्रबंध में. जैसे आप पीएचडी में थीसिस लिखते हैं वैसे ही आप पीएचडी करने से पहले क्या लिखते हैं, लघु शोध लिखते हैं, डिजर्टेशन लिखते हैं. यदि आपने एमए किया है, एमएससी किया है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने, तो आपने फाइनल ईयर में एक डिजर्टेशन सबमिट किया होगा तो वो छोटा होता है. शोध प्रबंध थीसिस बड़ी होती है और डिजर्टेशन छोटा होता है. या आपने एमफिल भी किया होगा तब भी आपने लिखा होगा. तो इसका उत्तर हो जाएगा रिसर्च डिजर्टेशन, लघु शोध. ठीक है. लघु शोध सेम वैसे ही होगा जैसे थीसिस होती है. द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज इन ए रिसर्च डिजर्टेशन. डिजर्टेशन थोड़ा छोटा होगा, थीसिस थोड़ा बड़ी होगी लेकिन होगा सेम. ये आप ध्यान में रख लीजिए. बाकी चीज़ें छोटी होगी. शोध पत्र आपका छोटा होगा, संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन भी आपका छोटा होगा, कार्यशाला सम्मेलन अर्थात कोई वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंस है, उसमें लेख प्रस्तुत करना ये भी छोटा होगा. 8वां क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? गुणात्मक शोध क्वालिटेटिव रिसर्च के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? प्रश्न को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके चारों विकल्प पढ़िए और फिर उत्तर देने की कोशिश कीजिए. इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्थिरता की ओर उन्मुखता. हिंदी में थोड़ा सा शब्द कठिन होते हैं, आप अंग्रेजी की हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं. तो इंग्लिश में भी हम इसे हल कर लेंगे. यहाँ पर क्या पूछा गया है इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको अच्छे से. इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइगम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मे बी कंसिडर्ड क्रिटिकल. तो इसका उत्तर होगा डेटा कलेक्शन विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस, यानी विकल्प नंबर 3, डेटा कलेक्शन विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस. समझ गए. प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों को
निम्न से उच्च स्थिरता की ओर उन्मुक्तता। और यहाँ पर यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। और एक हमारा दूसरा नया यूट्यूब चैनल हमने बनाया है द प्रज्ञान नाम से, प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। उसमें हम पलायन और उत्तराखंड में होने वाली कई अन्य गतिविधियों से संबंधित वीडियोज अपलोड करेंगे, जैसे पलायन है, पर्यावरण विदोहन है, या उत्तराखंड के रीति रिवाज हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, जैविक उत्पाद हैं। इस प्रकार से संबंधित वीडियोज हम लेकर आएंगे, तो आप उसे भी प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, साथ ही टेलीग्राम पर भी मैंने उसे दिया है, तो आप उसे देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं, यूर सिलेक्शन श्योर। यहाँ पर भी मैंने दिया है उसे, कम्युनिटी में यदि आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। हमारा जो नया चैनल है उसका लिंक हमने यहाँ पर शेयर किया है, तो आप यहाँ से उसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे हमने दे दिया यहाँ पर, तो उसका लिंक है, ये वीडियो मैंने वहाँ पर डाली है, द प्रज्ञान नाम से वो वीडियो है, आप देखने की कोशिश कर सकते हैं। ये उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि यदि किसी को यू सेट की वीडियो नहीं मिल रही है, जो हमने बनाई है प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल किए हैं, तो आप हमारे चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, ये यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, नीचे आइए, यहाँ पर आपको यू सेट का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, यू सेट, यूसी नेट और सेट नाम से बना है, जिसमें हमने 31 वीडियोज अपलोड किए हैं। आप देख सकते हैं 31 हैं, तो इनको आप क्लिक करके ओपन कीजिए और उसके बाद इन वीडियोज को एंजॉय कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आराम से इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्वेश्चन और हल कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर एक सेट दिया गया है, कूट दिया गया है, हमको उस सेट को चिन्हित करना है, चूज करना है जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर 6 लाइन दी गई हैं, 6 में से 3 तो ऐसी हैं जिनका शोध की नैतिकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन 3 ऐसे हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक वालों को हमने चूज करना है उस सेट को नीचे कूट से। तो काफ़ी सरल है, आप पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन पूरा पढ़िए, विकल्पों को पढ़िए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए, तब आप समझ भी पाओगे कि वास्तव में क्या है ये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 3, 4 और 6, माफ कीजिए 2, 4 और 6। विकल्प नंबर 3 है, ऑप्शन है 2, 4, 6। देख लेते हैं। पहला है, शोधार्थी दूसरे शोध के निष्कर्षों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है। तो यदि शोध की नैतिकता का सकारात्मक प्रभाव है, ये तो अच्छी बात है कि वह दूसरे के शोध के निष्कर्षों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है, तो ये तो शोध की नैतिकता का नकारात्मक ना होकर सकारात्मक प्रभाव है, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाता है, बिल्कुल, ये शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव है। इसका मतलब हुआ, आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 दूसरे नंबर का, रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंसेस। बिना प्रॉपर रेफरेंसेस के यदि आप पीएचडी कर देंगे, शोध कर देंगे, तो गलत होगा। जब आप रिसर्च करते हैं, आपने कोई पुस्तक देखी होगी, उसके अंत में, किसी चैप्टर के अंत में संदर्भ पुस्तिकाएं दी होती हैं, रेफरेंस दिया होता है कि कहाँ से कंटेंट लिया है लेखक ने। तो उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाता है, तो ये शोध की नैतिकता पर सवाल उठाता है, तो ये नकारात्मकता है, तो दूसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा हम देख लेंगे, तीसरा भी देख लेते हैं। शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं, बिल्कुल, यदि आपका शोध अच्छा है, आपने अच्छी रिसर्च की है, तो उससे सरकारें पॉलिसी बनाती हैं। रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड द बेसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। किसी की जब पीएचडी अच्छी है तो उससे क्या करते हैं, पॉलिसी बनाने में उसकी पीएचडी को यूज करते हैं, उसके आइडियाज़ को लेते हैं, उससे नई नई नीतियाँ, कोई कानून या शासन प्रशासन में कोई सुधार, देश के विकास में उसकी पॉलिसी को मेकिंग में यूज लाते हैं। उसके बाद
आगे देख लेते हैं चौथा, प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है। ये गलत है। प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है। तो कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन्ड इन टर्म ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस। तो रिसर्च एविडेंस के माध्यम से प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण कर देते हैं। अब हो सकता है किसी ने कोई रिसर्च प्रकाशित की है, हम उसी से उसके व्यवहार का परीक्षण करते हैं, तो हो सकता है वो सही है गलत है कंफर्म नहीं कहा जा सकता। हो सकता है उसने वो शोध किस हिसाब से किया है और उसका आचरण कैसा है। पांचवा इसमें देख लीजिए, अन्य शोधों के साक्ष्यों का सत्यापन करने की दृष्टि से शोध अध्ययन को आवृत्त्यात्मक रूप से निष्पन्न किया जाता है। तो ये भी ठीक है, पॉजिटिव है। ए रिसर्च स्टडी इज रेप्लिकेटेड विद ए व्यू ऑफ वेरीफाइड एविडेंसेस फ्रॉम अदर रिसर्चर। बिल्कुल, एविडेंस को दूसरे रिसर्चर के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, तो ये ठीक है। और छठा विपरीत है, नेगेटिव है। बोथ पॉलिसीज मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म ऑफ प्रीलिमिनरी स्टडीज। तो ये क्या है, गलत है, यानी शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका। नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। ये क्या है, शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2, 4 और 6। ऐसे आपने ध्यान से समझना है प्रश्न को, कई चीज़ें सरल होती हैं और उन्हें समझने की कोशिश करना है। आखिरी प्रश्न है ये आज का, 10 ही क्वेश्चन हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हाइपोथेसिस की बात हो रही है, परिकल्पना जिसे कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। शोध जब आप करते हैं, पीएचडी कर रहे होंगे तो शोध या अनुसंधान कर रहे होते तो वहाँ पर हाइपोथेसिस बनानी होती है, परिकल्पना बनानी होती है। परिकल्पना यानी आप कल्पना करते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे अगर कहीं पर लगातार लाइट गायब होती है तो आप अपने दिमाग में कुछ परिकल्पना बना लेते हैं पहले से, या तो आप बनाएंगे कि लाइट वाले जानबूझकर लाइट बंद करते हैं, एक परिकल्पना ये हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि हो सकता है तार टूटते होंगे, लाइन पुरानी हो गई होगी, ये भी परिकल्पना हो सकती है। तीसरा यह है कि ये क्षेत्र पिछड़ा है तो जानबूझकर यहाँ के लोग अवेयर नहीं हैं, इसलिए शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से लाइट यहाँ की कटौती कर दी जाती होगी। तो आप पहले परिकल्पना कर लेते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर रिसर्च करते हैं उस टॉपिक पर। फिर जब आप रिसर्च पूरी कर लेते हैं, फिर फील्ड में जाकर आप क्वेश्चनर, इंटरव्यू, सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर लोगों के व्यूज़ लेते हैं, फिर आपको फाइनल पता लगता है कि वास्तविक समस्या थी क्या। तो फिर वहाँ पर या तो आपकी हाइपोथेसिस सही निकलती है या गलत निकलती है। समझ गए आप? तो इसको पढ़ लेते हैं। विद्यालय परियोजना को पूरा करने में बच्चों की प्रतिबल उन्मुखता पर शिशु पालन व्यवहार के प्रभाव संबंधी शोध में निर्मित परिकल्पना यह है कि शिशु पालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुखता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। प्रदत्त विश्लेषण की अवस्था में शोध परिकल्पना की स्वीकार्यता का पता लगाने के लिए शून्य परिकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.01 स्तर पर अस्वीकार किया जाता है। शोध परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय अपेक्षित है? एक होती है शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस या जीरो हाइपोथेसिस भी आप कह सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हम जीरो मान के चलते हैं, हम कोई रीजन नहीं बताते कि इस वजह से ये होता है, उस वजह से वो होता है, बल्कि हम शून्य परिकल्पना पहले बना लेते हैं अपने दिमाग में। तो यहाँ पर एक टॉपिक पर रिसर्च करने की बात हो रही है, परियोजना पर बात हो रही है कि विद्यालय परियोजना को पूरा करने में बच्चों की प्रतिबल उन्मुखता पर शिशु पालन व्यवहार के प्रभाव संबंधी शोध में कोई शोध कर रहा है शिशु पालन व्यवहार के प्रभाव संबंधी, कि जब बच्चे को पालते हैं, छोटे बच्चे को जब पालते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके लिए एक परिकल्पना तैयार की जाती है। ये कहा जाता है कि शिशु पालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुखता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, कि जब शिशु को पालते हैं तो उसका प्रतिबल उन्मुखता पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस डू इन्फ्लुएंस स्ट्रेस प्रोननेस। तो स्ट्रेस और प्रोननेस बढ़ता उससे, ये यहाँ पर कहा जाता है।
एट द डेटा एनालिसिस, जब डेटा का एनालिसिस किया जाता है, स्टेज ए नल हाइपोथेसिस इज एडवांस टू फाइंड आउट द टेंटेबिलिटी of research hypothesis on the basis of the evidence available. The null hypothesis is rejected at 0.01 level of significance. What decision may be warranted in respect of the research hypothesis? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर हो ये रहा था कि एक हाइपोथेसिस बना ली थी, बच्चे को पालने में शिशु पालन व्यवहार का प्रतिपल उन्मुखता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। अर्थात शिशु पालन का जो व्यवहार है उसका स्ट्रेस प्रोननेस पर प्रभाव पड़ता है, उससे स्ट्रेस बढ़ता है और उन्मुक्तता बढ़ती है। ये हमने एक हाइपोथेसिस बना ली थी पहले अपने आप, जैसे लाइट कहीं पर नहीं आती तो हम अपने आप ही बना लेते हैं कि इस वजह से लाइट नहीं आती होगी, अपने दिमाग में कुछ कारण खुद ही बना लेते हैं, बिना समाज का सर्वे किए, बिना किसी से पूछे हम स्वयं सोचने लग जाते हैं कि इस वजह से ऐसा होता होगा। लेकिन जब वास्तविकता का पता हमें धरातल पर जाकर पता लगता है तो फिर रिजल्ट या तो जो आपने सोचा वो भी आ सकता है, या हो सकता है जो आपने सोचा उसके ठीक विपरीत भी आ सकता है। ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। तो हाइपोथेसिस बना ली कि शिशु पालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुक्ता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। प्रदत्त विश्लेषण की अवस्था में शोध परिकल्पना की स्वीकृतता का पता लगाने के लिए शून्य परिकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, शून्य परिकल्पना को प्रस्तावित कर लिया। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, जब साक्ष्य उपलब्ध हुए, डेटा उपलब्ध हुआ, तो साक्ष्य के आधार पर शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.01 स्तर पर अस्वीकार किया गया। लास्ट में क्या हुआ कि आपकी जो शून्य परिकल्पना थी वो रिजेक्ट हो गई। तो फिर शोध परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय अपेक्षित है? तो इसका उत्तर होगा शोध परिकल्पना को तब भी स्वीकार किया जाएगा यदि आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, जो आपने सोचा था वो सही नहीं निकला, उसके बाद भी आपकी जो रिसर्च है वो आगे बढ़ेगी, रिजेक्ट नहीं होगी, एक्सेप्ट होगी। द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमने हल किए हैं। अच्छे से आप समझ लीजिए, थोड़ा सा हाइपोथेसिस को पढ़ लीजिए, हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, कैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप आसानी से इन्हें कर पाएंगे। 10 क्वेश्चन हल किए हैं हमने यहाँ पर, और YouTube वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ पर प्लेलिस्ट है, उसे लाइक कर लीजिए। अभी भी यदि पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, फेसबुक पेज है यूवर सिलेक्शन श्योर नाम से, उस पर जुड़ जाइए। साथ ही व्हाट्सएप पर चैनल है यूवर सिलेक्शन श्योर नाम से, उस पर भी जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और यूवर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ।